सबसे पहले आप ये विजुअल्स देखिए। पाकिस्तान रूल में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जेल जाने और फांसी से बाल बाल बचने के बाद बांग्लादेश को आज़ाद करवाया। उसके बाद अपनी पत्नी, 2 बेटे, 4 पोते और नाती और खुद की कुर्बानी देने के बाद आज बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की ये दुर्दशा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर के ऊपर पेशाब कर रहे हैं। मरने के बाद भी ये लोग उस व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं जिसने बांग्लादेश की बहन बेटियों को पाकिस्तान की आर्मी की बर्बरता से बचाया। अगर शेख मुजीबुर रहमान को पता होता कि वो ऐसे लोगों के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आज बांग्लादेश की जगह ईस्ट पाकिस्तान होता और पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स बांग्लादेश के इन्हीं कट्टरपंथी लोगों के ऊपर पेशाब कर रहे होते। मुझे शेख मुजीबुर रहमान से ज्यादा भारत के उन 1421 जवानों के लिए दुख हो रहा है जो बांग्लादेश के इन लोगों को आजाद करवाने के लिए 1971 के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ईस्ट पाकिस्तान वाले फ्रंट के ऊपर भारत के 1421 जवानों ने इन्हीं लोगों के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, जबकि भारतीय सेना के 4058 जवान इस युद्ध में घायल हुए थे, केवल और केवल इन्हीं लोगों को आजाद करवाने के लिए, जो आज की डेट में न सिर्फ शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर पेशाब कर रहे हैं बल्कि भारत के तिरंगे का भी अपमान कर रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। बांग्लादेश और जियोपॉलिटिक्स को लेकर काफी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही हैं जो शायद आपको मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स के ऊपर देखने को ना मिले, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली न्यूज आ रही है पेरिस ओलंपिक से। पिछले कल जैवलिन में पाकिस्तान ने भारत को बीट किया है और नीरज चोपड़ा इस बार भारत के लिए गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए। पाकिस्तान के नदीम ने 92.97 मीटर्स की जैवलिन थ्रो करके न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, जबकि भारत के नीरज चोपड़ा 89 मीटर्स की थ्रो के साथ सेकंड नंबर के ऊपर रहे और उनको सिल्वर मेडल मिला। अब क्योंकि गोल्ड मेडल का महत्व सबसे ज्यादा होता है, इसलिए पेरिस ओलंपिक्स की मेडल टैली में भारत अब 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ 63rd पोजीशन के ऊपर चले गया है, जबकि पाकिस्तान के पास टोटल 1 ही गोल्ड मेडल है, इसलिए वो मेडल टैली में भी भारत के ऊपर 53rd पोजीशन के ऊपर आ गया है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि भारत के ये जितने भी एथलीट्स हैं वो कई बार कंप्लेंट करते हैं कि उनको क्रिकेटर्स जैसा नाम, पॉपुलैरिटी, पैसा, शोहरत और सपोर्ट कभी नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर हम सबको मिलकर इन एथलीट से भी सवाल पूछना चाहिए कि क्या ये असल में उतना अच्छा परफॉर्म कर भी रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से इस बार ओलंपिक्स के लिए जो प्लेयर सिलेक्ट हुए थे उनके ऊपर 470 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इंटरनेशनल लेवल का कोचिंग स्टाफ, फॉरेन कंट्रीज में जाकर वहां पर ट्रेनिंग के लिए भेजना और न जाने कितना कुछ किया, लेकिन फिर भी भारत आज ओलंपिक्स की मेडल टैली में 63rd रैंक के ऊपर है। इवन पाकिस्तान भी हमसे ऊपर है जिसने अपने ओलंपिक्स के प्लेयर्स के ऊपर 10-12 करोड़ रुपए खर्चे थे। आई होप कि भारत के एथलीट्स भी उस लेवल का परफॉर्म करें जिस लेवल का सपोर्ट, नाम और शोहरत वो चाहते हैं। आज 9 अगस्त है और 2 दिन के बाद 11 अगस्त को ये पेरिस ओलंपिक्स भी खत्म हो जाएंगे और पॉसिबल है कि इस बार हम एक भी गोल्ड मेडल ना जीतें। इसके साथ ही नेक्स्ट अपडेट आ रही है कि पिछले कल ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर को फोन कॉल की थी और दोनों ने आपस में काफी लंबे समय तक बातचीत की। शेख हसीना के भारत आने के बाद ये पहली बार है जब भारत ने किसी वेस्टर्न देश के साथ मिनिस्टर लेवल की बातचीत की हो। ऑब्वियस है कि बांग्लादेश के ऊपर डिस्कशन हुई होगी। ब्रिटेन ने शेख हसीना को असैलम देने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही न्यूज आ रही है कि जयशंकर सर आज मालदीव्स की विजिट के ऊपर जा रहे हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि जयशंकर सर 11 अगस्त तक मालदीव्स में रहेंगे और 11 अगस्त को भारत लौटेंगे। इस बीच वो मालदीव्स के विदेश मंत्री से लेकर मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू के साथ भी मुलाकात करेंगे। मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू क्योंकि भारत विरोधी हैं और हाल ही में दोनों देशों के बीच एक बहुत ही बड़ा विवाद हुआ था, इसलिए ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि जयशंकर सर की विजिट के दौरान भारत और मालदीव्स के बीच कौन कौन से एग्रीमेंट साइन होते हैं और भारत मालदीव्स के लिए कोई फाइनेंशियल एड या असिस्टेंस अनाउंस करता है या फिर नहीं। हम उसको भी कवर करने वाले हैं, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले। भारत और बांग्लादेश बॉर्डर से न्यूज आ रही है कि हजारों बांग्लादेशी पिछले कल इंटरनेशनल बॉर्डर के पास पहुंच गए थे और भारत से शरण मांग रहे थे, लेकिन बीएसएफ ने इन सबको बॉर्डर के ऊपर ही रोका और साथ में जब इन सब ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो उसके जवाब में बीएसएफ ने हवा में वार्निंग शॉट्स भी फायर किए, जिसके बाद ये लोग पीछे हटे। ये विजुअल्स भी बांग्लादेश से ही आ रहे हैं। जिस तरह से तालिबान के आते ही अफगानिस्तान आर्मी ने हथियार टेक दिए थे, सेम चीज बांग्लादेश की आर्मी ने प्रोटेस्टर्स के सामने की थी और अब शेख हसीना को देश से भगाने के ऊपर मजबूर करने के बाद ये बांग्लादेश आर्मी प्रोटेस्टर्स के ऊपर लगाम लगाने के बजाय कट्टरपंथी लोगों के साथ मुंह मीठा कर रही है। बांग्लादेश के जो अर्बन एरियाज हैं, जो भी सिटी में फॉल करते हैं, वहां पर सिचुएशन तो खैर थोड़ी कंट्रोल हो गई है, लेकिन दूर दराज का गांव वाला जो इलाका होता है, विलेजेस हैं, वहां पर पिछले कल देर रात को भी हिंदू धर्म के लोगों के ऊपर काफी सारे हमले हुए, मंदिरों के ऊपर हमले हुए, घरों में लूटपाट करके आग लगा दी गई। लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश की आर्मी जश्न मनाने में लगी है। बांग्लादेश में आग लगाने के बाद पिछले कल अमेरिका ने भी बांग्लादेश में अपनी वीजा सर्विसेज को बंद कर दिया है। अमेरिका ने अनाउंस किया है कि वो अभी के लिए किसी भी बांग्लादेशी को वीजा इशू नहीं करेंगे और जो बांग्लादेश में अमेरिका की एम्बेसी है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन सिटीजन्स के लिए सर्विसेज ऑफर करेगी, यानी फिलहाल के लिए कोई भी बांग्लादेशी अमेरिका नहीं जा सकता है। पिछले कल फाइनली भारत की तरफ से भी प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनिस को बधाई दी और कहा कि बांग्लादेश की माइनॉरिटीज और हिंदू धर्म के लोगों की सेफ्टी को सुनिश्चित किया जाए
और उनको तुरंत प्रोटेक्शन दी जाए। और खास बात यह रही कि इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर्स ने जो पिछले कल ढाका में शपथ ली है, उसमें उन्होंने भारत को भी इन्वाइट किया था। भारत को रिप्रेजेंट करने बांग्लादेश में भारत के एम्बेसडर प्रणय वर्मा सर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। और न सिर्फ इस शपथ ग्रहण समारोह में भारत को इन्वाइट किया गया, बल्कि इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस ने भी ये स्टेटमेंट दी है कि अगर बांग्लादेश में हिंदूज और बाकी माइनॉरिटीज के ऊपर हमले नहीं रुके और ऐसा ही चलता रहा तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। इसके साथ ही एक इंटरेस्टिंग न्यूज ये भी निकल कर आ रही है कि इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री मोदी ना चाहते हुए भी 4 हफ्तों के बाद आपस में मिलने वाले हैं। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि अगले महीने 4 सितंबर को थाईलैंड में बिम्स्टेक देशों का एक समिट होना है, जहां पर बिम्स्टेक देशों की गवर्नमेंट्स के सभी हेड वहां पर प्रेजेंट होंगे। अब क्योंकि भारत और बांग्लादेश दोनों ही बिम्स्टेक संगठन के मेंबर्स हैं, इसलिए मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री मोदी भी उस मीटिंग को अटेंड करने, मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए थाईलैंड जाएंगे। और पॉसिबल है कि वहां पर दोनों के बीच एक बायलैटरल मीटिंग भी हो। उस मीटिंग में दोनों लीडर्स की बॉडी लैंग्वेज क्या होती है और वहां से क्या स्टेटमेंट आती है, उससे भारत और बांग्लादेश के आगे के रिलेशंस के बारे में काफी कुछ साफ होगा। बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट की सफलता को देखकर पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी का जो स्टूडेंट विंग है, पाकिस्तान स्टूडेंट्स फेडरेशन, उसने भी पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान आर्मी को धमकी देना स्टार्ट कर दिया है। पाकिस्तान स्टूडेंट्स फेडरेशन ने पिछले कल एक स्टेटमेंट जारी करके पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान आर्मी को 30 अगस्त तक का समय दिया है और कहा है कि 30 अगस्त से पहले इमरान खान को जेल से रिलीज कर दिया जाए, वरना वो पूरे पाकिस्तान में स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे। और जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ वैसा ही कुछ पाकिस्तान में भी होगा। इसके अलावा ये भी न्यूज निकल कर आ रही है कि इजराइल के कई सारे डिप्लोमेट्स, थिंक टैंक्स, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर्स ने बांग्लादेश के हिंदुओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ऑनलाइन कैंपेन चलाना शुरू कर दिया है। इजरायलीज एक बार फिर से हिंदूज के सपोर्ट में आ गए हैं, जबकि हमारे खुद के बॉलीवुड स्टार्स, सिंगर्स, इन्फ्लुएंसर्स और पब्लिक फिगर्स भारत में चुप बैठे हैं। जबकि गाजा के ऊपर इन सब ने ऑल आइज ऑन राफा के पोस्टर्स अपनी स्टोरी के ऊपर शेयर किए थे। इसके अलावा अफगानिस्तान से भी एक अजीबोगरीब न्यूज निकल कर आ रही है। दरअसल तालिबान के सुप्रीम लीडर ने अफगानिस्तान के सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक नया ऑर्डर जारी किया है। ऑर्डर में सभी सरकारी कर्मचारियों से कहा गया है कि आज के बाद उनको हर रोज 5 टाइम की नमाज पढ़नी होगी, वरना उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तालिबान चीफ ने कहा है कि उनका ये आदेश अफगानिस्तान सरकार के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगा, चाहे कोई सीनियर हो या फिर जूनियर। सबको शरिया लॉ के ऊपर चलते हुए हर रोज 5 वक्त की नमाज पढ़नी होगी। अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो उसको सख्त पनिशमेंट दी जाएगी। वैसे भी तालिबान ने पनिशमेंट अनाउंस नहीं की है। आई होप कि बांग्लादेश का भी यही हाल ना हो जाए। वैसे बांग्लादेश से याद आया कि बांग्लादेश में इस समय हिंदूज, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस का वहां पर शरेआम कत्लेआम हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन ने अभी तक बांग्लादेश की माइनॉरिटीज के ऊपर ना ही कोई स्टेटमेंट दी है, ना ही कोई इमरजेंसी सेशन बुलाया है। आप ये सोचकर देखिए, अगर ये सब भारत में हो रहा होता तो अभी तक यूएन ह्यूमन राइट कमीशन ने न सिर्फ भारत और मोदी सरकार को टारगेट करना शुरू कर दिया होता, बल्कि भारत के ऊपर इमरजेंसी सेशंस बुलाकर न जाने कितने सारे रेजोल्यूशन पास कर दिए होते। इसको कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।